हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित देवराज चौहान सीरीज़ का नॉवेल सबसे बड़ा हत्यारा का चौथा भाग। अगला दृश्य। और 14वें मिनट से ही हरकत शुरू हो गई। उन 2200 व्यक्तियों ने अपनी सीटों पर बैठे ही बैठे ब्रीफकेस के तलों से नकाब निकालकर चेहरों पर ओढ़े और रिवॉल्वर हाथों में लिए फुर्ती के साथ सारे प्लेन में फैलते चले गए। यात्री स्तब्ध, हक्के बक्के, होठों से आवाज़ ना निकली। फटी फटी आंखों से ही उन भयानक से नजर आने वाले काले नकाबपोशों को देखे जा रहे थे। होस्टेस सहम कर पीछे हट गई थी। सारे नकाबपोश कुछ इस तरह प्लेन में फैले थे कि कोई भी यात्री उनके निशानों से दूर नहीं था। कहीं कोई आवाज़ नहीं उभर रही थी, और उभरती आवाज़ें कब की थम चुकी थी। पूरे प्लेन में दहशत फैल चुकी थी। मौत के साए सबके चेहरों पर मंडराने लगे थे। फिर प्लेन के अलग अलग हिस्सों में से देवराज चौहान और अवतार सिंह उठे। उनके चेहरों पर नकाबें थीं और हाथों में गनें। ब्रीफकेस के तलों में रखी फोल्डिंग गनों के टुकड़ों को जोड़कर क्षण भर में ही उन्हें पूर्ण गनों का रूप दे दिया गया था। गनों को देखकर माहौल में दहशत की और बढ़ोतरी हो गई। हम देवराज चौहान गन वाला हाथ ऊपर उठाकर ऊंचे किंतु खूंखार स्वर में बोला, प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं। हम दो चार नहीं, पूरे 25 हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्वक बैठे रहें। किसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। इस बात का हम आपसे वायदा करते हैं। कुछ देर की बात है, उसके बाद आप बिना किसी चिंता के बम्बई के लिए यात्रा कर रहे होंगे। हमें सहयोग देने में ही आप लोगों की भलाई है। मौत का फैला सन्नाटा वहाँ व्याप्त हो गया। प्लेन के हर यात्री की निगाह नकाब ओढ़े देवराज चौहान पर टिकी थी। तभी एक हॉस्टेज कॉकपिट की तरफ बढ़ी। स्टॉप, हिलना नहीं। अवतार सिंह अपनी गन हिलाकर चीखा। हॉस्टेज के कदम जड़ हो गए, चेहरा फक। कोई भी हमारी मर्जी के बिना कदम नहीं उठाएगा। अवतार सिंह गुर्राया। हम बार बार वार्निंग नहीं देंगे। अब हम उस इंसान को सीधा शूट करेंगे जो चालक बनने की चेष्टा करेगा। सबके चेहरों पर खौफ का दरिया ठाटे मार रहा था। सारी हॉस्टेज एक तरफ लाइन लगाकर खड़ी हो जाए। देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में बोला। देखते देखते वहाँ जितनी हॉस्टेज नज़र आ रही थी, सब सूखे पत्तों की भांति कांपती हुई लाइन में जा खड़ी हुई। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। अगला दृश्य। यह देवराज चौहान है। मैंने इसकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह पहचान ली है। एकाएक जय किशन लोटिया दांत बीच कर करीब बैठे पाल खन्ना से बोला। मैं भी आपसे यही कहने वाला था। मैंने भी इसकी आवाज़ पहचान ली है। पाल खन्ना विश्वास भरे स्वर में क्या उठा। लेकिन लेकिन ये तो प्लेन हाईजैक कर रहा है। हाँ, मेरे लिए कर रहा है। लोटिया के आगे सुर्ख हो रही थी। चेहरा बेचैनी से भर चुका था। ये मुझे अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। आपको? पाल खन्ना के होंठों से बोल फूटा। हाईजैक करके ये बहुत ही दिल गुर्दे वाला काम कर रहा है। मुझे तो हैरानी है, इसने हाईजैकिंग की योजना कैसे बनाई होगी। ये तो बहुत बड़ा काम है। सर, पाल खन्ना ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो। हम कुछ नहीं कर सकते। लोटिया तीखे स्वर में बोला। वो लोग बहुत सारे हैं, जबकि मेरे ख्याल से प्लेन हाईजैक करने के लिए 8-10 लोग ही काफ़ी थे। इतने ज़्यादा को लाना साबित करता है कि देवराज चौहान हाईजैक में असफलता का मुंह नहीं देखना चाहता। इन हालातों में अगर कोई सामने आया तो ये लोग बेहिचक शूट कर देंगे, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। क्योंकि अब इन लोगों को अपनी भी जानें बचानी है। अब सवाल मेरे अपहरण का ही नहीं रह जाता, इनकी अपनी ज़िंदगियों का भी है। अगला दृश्य। और इसी विमान में सफ़र कर रहा था हिंदुस्तान के केंद्रीय खुफिया विभाग का सबसे चालाक, खतरनाक और मौकापरस्त जासूस बीएम जप्पी गुजराती था, जिसे कि आमतौर पर जप्पी या बीएम का संबोधन दिया जाता था। 45 बरस का, गोल मटोल, सामान्य कद वाला। जप्पी के सिर के आगे के बाल गायब थे। क्रीम से चम चमकती खोपड़ी दूर से ही नजर आती थी। 1.5 इंच लंबे बालों की कतार एक कान से शुरू होकर पीछे से होती हुई दूसरे कान तक जा रही थी। आदत के मुताबिक जेब में रखी आधे फीट लंबी मोटी कंघी वह निकाल कर 1.5 इंच के बालों पर अक्सर फिराता रहता था। अगला दृश्य। चालक कक्ष के द्वार पर जाकर देवराज चौहान ठिठका। उसके नकाब के पीछे छिपे चेहरे पर मौत की दहशत नाच रही थी। ये ज़िंदगी और मौत का खेल था। मौत को कोई भी नहीं चाहता था और ज़िंदगी के लिए हाईजैकिंग का सफल होना बेहद ज़रूरी था। अवतार सिंह भी समीप आ गया। 6 अन्य आदमी भी पास आ गए। उनके चेहरों पर पड़ी काली नकाबें और हाथों में थमे काले काले रिवॉल्वरों से ही भयानकता का एहसास हो रहा था। हर किसी यात्री के उतरे चेहरे पर सहमे होने के भाव छाए हुए थे। दम साधे अपनी सीटों पर बैठे टुकुर टुकुर हाईजैकरों को देख रहे थे। देवराज चौहान ने एक निगाह सारे प्लेन पर डाली। सब कुछ ठीक ठाक था। उसके आदमी सावधानी से सबको कवर किए खड़े थे। गन को संभाले देवराज चौहान ने पायलट कक्ष के दरवाजे के हैंडल को दबाकर धक्का दिया। दरवाज़ा खुलता चला गया।
देवराज चौहान ने अवतार सिंह और अन्य 6 के साथ तेजी से आंधी तूफान की तरह भीतर प्रवेश किया। इससे पहले कि कोई को समझता उनकी खोपड़ियों से रिवॉल्वरों की नालें जा सटी। ये तमाशा, ये क्या तमाशा है? बदहवास सा पायलट चीखा। ये तमाशा नहीं बेवकूफ़, हाईजैकिंग है। देवराज चौहान ने उसके सामने आकर गन का मुंह उसकी छाती पर रख दिया। हम प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए तुम? घबराकर पायलट ने उठना चाहा, किंतु देवराज चौहान की गन का दबाव बढ़ जाने से वह उठ ना सका। उठ नहीं, चिपक जा कुर्सी से। देवराज चौहान गुर्राया। और जिधर को हम कहें प्लेन की मुंडी उधर कोई मोड़ लेना, वरना मैं तुम लोगों की बात किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। उल्लू के पट्टे। देवराज चौहान के दांत पिच गए, आंखें अंगारा बन गई। मेरे हाथ में पकड़ी गन को नहीं देख रहा? साले पूरा प्लेन हमारे कब्जे में है। जो हम कह रहे हैं वही कर, वरना तेरे शरीर पे इतनी गोलियां धंस जाएंगी कि गिनती भी नहीं होगी। कहने के साथ ही उसने पायलट के सिर पर सटे हेडफोन खींचकर एक तरफ फेंक दिया। पायलट ने निगाहें घुमाकर सबको देखा। उसका चेहरा बदहवास हुआ पड़ा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमकनी आरंभ हो गई थीं। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। पायलट गहरी गहरी सांसें लेने लगा। क्यों? अगर मैं मर गया तो प्लेन कौन संभालेगा? तुम, तेरे ये 2 असिस्टेंट। रेस्ट केबिन में 1-2 असिस्टेंट और भी होंगे। हमारा काम इनसे ही चल जाएगा। देवराज चांद ने कड़वे लहजे में कहा। तू अपनी खैर मना। ये लोग प्लेन को नहीं संभाल सकेंगे तो परवाह नहीं। देवराज चांद उसकी बात काटकर खूंखार लहजे में कह उठा। ये बात की बात है, तू अपनी सुना। हमारी बात मानता है या नहीं? नहीं। पायलट की आवाज़ भय से काँप रही थी। बेवकूफ़ी मत करो। देवराज चांद के वैश्य स्वर में समझाने वाले भाव थे। हम आतंकवाद से संबंध नहीं रखते। हम आतंकवादी नहीं हैं। अंडरवर्ल्ड से संबंध रखते हैं। हमारा एक दुश्मन इस प्लेन में सफ़र कर रहा है। सिर्फ उसे प्लेन से उतारना है। हमारा रनवे तैयार है। प्लेन को रनवे पर उतारना है। हम अपने दुश्मन को नीचे उतारेंगे। उसके बाद तुम प्लेन को उड़ाकर बम्बई की तरफ रवाना हो जाना। हमने इस काम को हर हाल में पूरा करना ही है। अपनी ज़िद पर अड़कर क्यों अपनी जान गंवाते हो? समझदारी से काम लो। ये वक्त तुम्हारे अड़ने का नहीं है, हमसे समझौता करने का है। वही करो, सब सुख शांति के साथ निपट जाएगा। हमने सिर्फ एक आदमी को प्लेन से उतारना है। बौखलाए से पायलट ने एकाएक देवराज चौहान की गन पर हाथ डाला और उसे खींचने की चेष्टा करने लगा। क्षण भर में केबिन में दहशत का आलम छा गया। कोई गोली नहीं चलाए। देवराज चौहान अगली पल चीखा। फिर पायलट से बोला, गन छोड़ दे, हम खून खराबा नहीं चाहते। गन पर हाथ डालकर तुमने साबित कर दिया तुम वास्तव में आधे पागल इंसान हो। अभी वक्त है, अपनी समझदारी का सबूत दो और प्लेन को हमारे कहे अनुसार ले चलो। अगले ही पल पायलट तीव्र झटके के साथ कुर्सी से उठा और गन छीनने के लिए देवराज चौहान से गुत्थम गुत्ता हो गया। बेवकूफ़, गन छोड़कर पीछे हट जा। देवराज चांद दांत भींचकर गुर्राया। अन्य दोनों पायलट हक्के बक्के से खड़े थे, चेहरा फक, आंखों में मौत की दहशत। तभी एक असिस्टेंट भयपूर्ण स्वर में बोला, सर, गन छोड़ दीजिए। इनकी बात मानने में ही भलाई है। हम इनसे टकरा नहीं सकते। लेकिन पायलट नहीं माना। वह किसी घायल शेर की बात ही कर रहा तो वह देवराज चांद से गन छीनने की चेष्टा करता रहा। आखिरी बार कह रहा हूँ, गन छोड़कर पीछे हट जाओ। देवराज चांद के सर में मौत के भाव झलकने लगे थे। पायलट ने हाँफते हुए गन छोड़ दी। तभी देवराज चौहान का हाथ पूरे वेग से पायलट के थोपड़े से टकराया। पायलट चीखकर पीछे जा गिरा। इसके साथ ही अवतार सिंह के जूते की ठोकर उसके कूल्हे पर पड़ी। वह चीखता हुआ लुढ़कनी खाता चला गया। तेरे जैसे बेवकूफ़ी बहादुर बनने की चेष्टा में अपनी जान गंवाते। उठ। देवराज चौहान गुर्राया। पायलट कराता हुआ लंबी लंबी सांसें लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब क्या इरादा है? मैं तैयार हूँ। पायलट होठों में फंसा खून हथेली से साफ करता हुआ बोला। कहाँ ले जाना है? पहले तेरी अकल को क्या हो गया था? पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे घूरता रहा। देवराज चांद ने जेब से नक्शा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, प्लेन को 40 डिग्री पर ले ले। असम जाना है। शिव सागर का नाम सुना है? नक्शा थामते हुए पायलट ने सिर हिला दिया। वही शिव सागर के पास ही बोका घाट में हवाई पट्टी तैयार है। वहीं प्लेन उतारना है। रनवे पहाड़ों पर बना है? पायलट के होंठों से निकला। हाँ, रनवे ठीक है। तुम्हें प्लेन उतारने में दिक्कत नहीं होगी। उतारने और दोबारा उड़ाने में तुम्हें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। प्लेन के लैंड होते ही हम अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति को लेकर उतर जाएंगे। पायलट ने नक्शा खोला और उसे ध्यानपूर्वक देखने लगा। असम में जिस जगह पर जाना है वहाँ मैंने पेन से निशान लगा रखा है, और इस वक्त प्लेन जहाँ है नक्शों पर वही निशान लगा लो। रास्ता समझने में आसानी होगी। नक्शे को ठीक प्रकार से समझने में 10 मिनट लगे। उसके बाद वह अपनी कुर्सी पर जा बैठा और डैशबोर्ड के बटनों पर उसकी उंगलियां चलने लगी। कोई दिक्कत? देवराज चौहान ने गन की नाल से उसका कंधा हिलाया। नहीं। पायलट ने गर्दन पलटकर घूरा। अपने असिस्टेंट की सहायता ले सकते हो। इसके साथ ही दोनों असिस्टेंट्स को आज़ाद करके वो सब एक कदम पीछे हट गए। दोनों असिस्टेंट ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। उन सब के चेहरों के रंग उड़े हुए थे। एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। हाथ पाँव में खौफ से भरा कंपन बराबर नाच रहा था।
देवराज चौहान अवतार सिंह व अन्यों से बोला। अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद आऊँगा। इस बीच अगर इन तीनों में से कोई हीरो बनने की चेष्टा करे तो बिना एक पल की देरी करे उसे भून दो। हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना। जो हमारे साथ सहयोग करेगा वही जिंदा बचेगा। देवराज चौहान ने पुनः अपनी गन की नाल पायलट के कंधे पर ठकठकाई। कान खोल कर सुन लो, अब हम में से किसी भी तरह की रहम की आशा मत करना। बिना कोई नाटक किए हमारा कहना मानते रहो, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। कहने के पश्चात देवराज चौहान पलटा और दरवाज़ा खोलकर पायलट केबिन से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने कितने ही खतरनाक काम किए थे, परंतु प्लेन को हाईजैक करने के काम को पहली बार अंजाम दे रहा था। इस समय वह एकदम तैयार और सतर्क था। उसकी तर्जनी उंगली ट्रिगर पर थी। पायलट केबिन से बाहर आते ही उसने हर तरफ निगाह मारी। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़ कर गया था। इस पर भी उसके दिल का एक कोना उत्तेजना के कारण हौले हौले धड़क रहा था। हाईजैकिंग का काम वास्तव में रोमांच से परिपूर्ण था। एक निगाह उसने लोटिया पर भी डाली जो कि उसे ही घूर रहा था। देवराज चौहान आगे बढ़ा और सीटों के बीच बने छोटे से खाली गलियारे जैसी जगह भी बीच में से गुजरने लगा। सब यात्रियों की निगाह उस पर टिकी थी। ये बाथरूम तक जाने के लिए तड़प रहा है, कुछ दूर खड़े एक नकाबपोश ने कहा। देवराज चौहान ने ठिठक कर देखा। बाथरूम जाने वाला काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति था। जाने दो। इजाज़त मिलते ही बूढ़ा उठा और जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि देवराज चौहान आगे बढ़ता किसी ने उसकी टांग थपथपाई। देवराज चौहान गन सहित फौरन पलट गया। करीब ही सीट पर जप्पी बैठा उसे देख रहा था। उंगलियों में ताजी सुलगाई सिगरेट थमी थी। सिगरेट पियो। बीएम जप्पी के होंठों पर मुस्कान उभरी। तुम्हारे लिए सुलगाई है। कहने के साथ ही जप्पी ने सिगरेट वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने उसे घूरा, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट ले ली। कश लेकर जप्पी को उसने गहरी निगाहों से देखा। तत्पश्चात आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर आने वाले भाव नकाब के पीछे छिपे थे। तभी उसकी निगाह सुधीर शर्मा पर पड़ी, जो होंठ भींच कर रह गया। वह हद से ज़्यादा पिए हुए था। नशे के कारण उसका चेहरा धधक रहा था। उसके बैठने के अंदाज से स्पष्ट हो रहा था कि वह टुन्न है। शराब की खाली बोतल उसके पाँव के पास पड़ी थी और दूसरी आधी खाली बोतल अपनी गोद में फंसाकर हाथ से थामी हुई थी। वह लाल सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। देवराज चौहान को अपनी तरफ देखते पाकर चेहरे पर पैंचर हुई मुस्कान लाकर अपने सलामत होने का आभास दिया। देवराज चौहान ने गर्दन घुमा ली। उसके बाद तो बाथरूम जाने वालों का तांता लग गया। एक एक करके सावधानी से यात्रियों को बाथरूम जाने की इजाज़त दी जाने लगी। दो आदमी को बाथरूम के बाहर तैनात कर दिया गया। बाथरूम जाने वाले की वह तलाशी लेते और जब वह बाथरूम से बाहर आता तो बाथरूम को ध्यान से देखते कि सब ठीक तो है। 1.5 घंटे के आतंक से भरे माहौल के पश्चात प्लेन असम जा पहुंचा। अगला दृश्य। तुमने असम में यहाँ से प्रवेश किया है। चालक कक्ष में खड़ा देवराज चौहान नक्शे को सामने रखकर पायलट को समझा रहा था। और हमें प्लेन को इस जगह पर लाना है। यहाँ पहुँचने के लिए प्लेन को ज़रा दाईं तरफ लेना पड़ेगा। पायलट ने बिना कुछ कहे लीवर को दाईं तरफ घुमा दिया। आसपास नज़र रखो, देवराज चौहान बोला। इस तरह तुम पहाड़ियों में बनी हवाई पट्टी तलाश नहीं कर सकोगे। हमें इसी तरह ही हवाई पट्टी तलाश करनी है और कोई रास्ता नहीं। अगर तुम कहो तो जोरहट या तेजपुर के एयरपोर्टों से संबंध बनाकर रास्ते की नहीं। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में उसकी बात काटी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चालक कक्ष के माहौल में ज़रा भी बदलाव न आया था। 6 के 6 नकाब पहने व्यक्ति एक तरफ रिवॉल्वरों सहित सतर्क मुद्रा में खड़े थे। अवतार सिंह को छटकर पायलट के करीब खड़ा था और देवराज चौहान तो पायलट के सिर पर चढ़ा बैठा था। दोनों असिस्टेंट खामोशी से अपने काम में व्यस्त थे। तुम्हारे पास बाइनोकुलर अवश्य होगी। देवराज चौहान के पूछने पर असिस्टेंट पायलट ने ड्रॉज में से दूरबीन निकालकर उसे थमा दी। देवराज चौहान ने दूरबीन सेट की और विंडशील्ड से बाहर देखने लगा। प्लेन थोड़ा नीचे लो। एक निगाह नक्शे पर मारकर देवराज चौहान बोला। प्लेन को पायलट ने थोड़ा नीचे कर लिया। देवराज चौहान दूरबीन से नीचे दिखाई दे रहे असम को ध्यानपूर्वक देख रहा था। तभी नीचे हेडफोन पर आवाज़ सी उभरने लगी। यहाँ का टावर हमसे संबंध बनाने की चेष्टा कर रहा है, पायलट बोला। उस तरफ ध्यान देना छोड़ दो, अवतार सिंह गुर्राया। और नक्शे को देखकर बताओ हम कहाँ हैं। पायलट ने नक्शे पर निगाह डालने के पश्चात कहा। नक्शे पर जिस जगह आप लोगों ने हवाई पट्टी दर्शाई है उससे हमारा प्लेन ज़्यादा दूर नहीं है। हम उस इलाके के आसपास ही हैं। 5 मिनट बाद ही उन्हें एयरपोर्ट दिखाई दिया। एयरपोर्ट की लाइटें चमक रही थीं। नीचे पड़े हेडफोन में बढ़ती आवाज़ों में तेज़ी आ गई थी। ये तो एयरपोर्ट है सर, असिस्टेंट आवेश में चीखा। बकवास मत करो, देवराज चौहान चीखा और हाथ में पकड़ी गन पायलट की गर्दन से सटा दी। अगर मरना नहीं चाहते तो प्लेन को एयरपोर्ट से दूर कर लो। कर रहा हूँ, पायलट ने कहा और डैशबोर्ड में व्यस्त हो गया। ये इत्तेफाक ही है कि हम एयरपोर्ट पर आ पहुँचे। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर से होता हुआ दूर होता चला गया। ऑटो को सख्ती से पीछे देवराज चौहान ने नक्शे का मुआयना किया। ये तेजपुर एयरपोर्ट था। प्लेन को एयरपोर्ट से दाईं तरफ लो।
स्पीड कम से कम रखो। हम लोग उस जगह के पास ही हैं जहाँ हमने प्लेन लैंड करना है। पायलट उसे पूरा सहयोग दे रहा था। वह खुद चाहता था कि इनकी बताई जगह पर प्लेन लैंड करके इन लोगों से छुटकारा पाया जाए। देवराज चांद आंखों पर लगा रखे बाइनोकुलर से नीचे की जगहों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। करीब 20 मिनट के पश्चात देवराज चांद ने तेज स्वर में कहा, इस समय हम शिवसागर के ऊपर हैं। पायलट प्लेन को गोल चक्कर में घुमाओ। चंद ही पलों में प्लेन गोल चक्कर के रूप में आसमान में घूमने लगा। वो रही हवाई पट्टी। देवराज चांद ने अपनी उत्तेजना पर काबू पाते हुए जल्दी से पायलट को बाँह पकड़कर खड़ा किया। पायलट नीचे देखने लगा। नंगी आंखों से ही हवाई पट्टी नज़र आ रही थी। हवाई पट्टी पर मौजूद छोटे छोटे से बौने नज़र आ रहे लोग हाथों को हिला रहे थे। पायलट के हाथ डैशबोर्ड के स्विचों से टकराने लगे। कुछ ही पलों में प्लेन हवाई पट्टी के आसपास चक्कर लगाने लगा। यह रनवे छोटे प्लेनों के लिए, हमारा प्लेन बड़ा है। पायलट ने नर्वस भाव से देवराज चौहान को देखा। यहाँ प्लेन को लैंड कर पाना संभव नहीं। बकवास मत करो। देवराज चौहान भेड़िया की बात ही घुर्रा पड़ा। रनवे की लंबाई चौड़ाई ठीक है, ज़रा सी सावधानी से काम लेना पड़ेगा, प्लेन लैंड हो जाएगा। इतने छोटे रनवे पर प्लेन नहीं उतारा जा सकता। दांत बीच कर देवराज चौहान ने अपना हाथ हिलाया और पायलट के चेहरे पर जा पड़ा। पायलट के होंठों से दर्द भरी कराह निकल गई। खुद को संभाल कर उसने देवराज चौहान को खूनी निगाहों से देखा। देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल मुट्ठी में थामे और क्रूर लहजे में बोला, ज़्यादा नाटकबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन यहाँ नहीं उतर सकता, ये कहकर तू छुटकारा हासिल नहीं कर सकेगा। प्लेन यहीं उतरेगा, समझा? चल लैंडिंग की तैयारी कर। क्रैश हो जाएगा, परवाह नहीं। प्लेन लैंड होगा या क्रैश होगा, एक बात तो होगी। देवराज चौहान के सर में वहशीपन आ गया। अगर लैंड हो गया तो हम सब बच जाएंगे, नहीं तो देखो, मेरी बात मान जाओ। मैं थोबड़ा बंद रख साले। देवराज चौहान का हाथ पुनः उसके चेहरे से टकराया। और जो कहा है वही कर, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। प्लेन को हम ज़्यादा देर ऊपर नहीं रख सकते। पायलट के होंठों से खून बह निकला। उसने खून से सने होंठ साफ किए और होंठ भींचकर डैशबोर्ड से खेलने लगा। लैंडिंग की तैयारी आरंभ हो गई थी। उसने एक निगाह विंडशील्ड के बाहर डालकर रनवे को गहरी निगाहों से देखा। फिर प्लेन को एक बड़ा सा चक्कर, प्लेन नीचे झुकता चला गया। रनवे बेहद करीब नज़र आने लगा। ऐसा लगा जैसे ही कि अगले ही पल प्लेन रनवे पर दौड़ रहा होगा। परंतु तभी पायलट प्लेन को उठाकर ऊपर लेता चला गया। इम्पॉसिबल। पायलट ने प्लेन को राउंड पर लॉक किया और खड़ा हो गया। यहाँ किसी भी हाल में प्लेन लैंड नहीं हो सकेगा। एक तो रनवे की लंबाई चौड़ाई छोटी है और लैंडिंग पॉइंट पर पेड़ खड़े हैं, उन्हें पहले ही काट कर रखना चाहिए था। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। सुधीर शर्मा ने जब रनवे का निरीक्षण किया था तब उसने उन पेड़ों को काट देने को कहा था जो लैंडिंग के वक्त प्लेन के रास्ते में पड़ने थे, लेकिन वो जगमोहन से उन पेड़ों को काट देने के बारे में कहना भूल गया था। देवराज चांद मुंह खोले पायलट को देखता रह गया। कोशिश करके तो देखो, शायद। तुम क्यों 500 यात्रियों की जान लेने पर तुले हो? पायलट उसकी बात काटकर खींच भरे स्वर में बोला, यहाँ प्लेन नहीं लैंड होगा। मेरी मानो तो प्लेन को तेजपुर या जोराहाट के एयरपोर्ट पर उतार कर वहाँ से नहीं, प्लेन इसी पट्टी पर उतरेगा। देवराज चांद दांत किटकिटा होता। मेरे आदमी यहाँ पर मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर नहीं। विमान यहीं उतरेगा, समझे? ठीक है, यहाँ उतारो, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? पायलट ने उसे घूरा, लेकिन मुझसे किसी प्रकार की आशा मत रखना। खुद ही लैंड कर लो। देवराज चांद ने अवतार सिंह को देखा। इसे गन के निशाने पर एक तरफ बैठा दो, देखना साला कोई हरामजदगी ना कर सके। अवतार सिंह ने पायलट की छाती पर गन रखी और उसे ढकेलते हुए केबिन के एक कोने में ले गया। यहाँ से हिलना नहीं, समझा? तुम लोग तो मरोगे, अपने साथ सबको ले डूबोगे। पायलट दांत किटकिटा उठा। चुप रह, चुप रह। अवतार सिंह गुर्राया, साला कामचोर। पता नहीं तुम जैसे गधे के बीचों को विमान चलाने के लिए क्यों भर्ती कर लिया जाता है। प्लेन लैंडिंग के वक्त पीछे हाथ रखकर चिल्ला पड़ते हो कि मुझे दस्त लगे। पायलट क्रोध से भरी लंबी सांस लेकर रह गया। मैं अभी आया। देवराज चौहान बाहर निकल गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने विमान के यात्रियों पर सरसरी निगाह मारी। सुधीर शर्मा को देखा जो कि शराब के तालाब में डूबा लग रहा था। क्षण भर के लिए उसका विश्वास डोल गया कि सुधीर प्लेन लैंड कर पाएगा या नहीं, लेकिन अब इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं था। विमान उतारने के लिए सिर्फ सुधीर शर्मा ही बचा था। सब यात्रियों की निगाह उस पर ही टिकी थी। इस समय हम सब बहुत बड़े खतरे से गुजर रहे हैं, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला। हम जिस जगह पर प्लेन लैंड करना चाहते हैं उस जगह पर पायलट ने प्लेन उतारने को मना कर दिया है। इस वक्त हमें किसी पायलट की ज़रूरत है जो प्लेन लैंडिंग का काम कर सके। अगर आप में से कोई प्लेन हैंडल करना जानता हो तो वह आकर हमारी सहायता करे। यह सहायता हमारी नहीं, प्लेन की नहीं, प्लेन के हर यात्री की होगी। क्योंकि अगर हमारी पसंदीदा जगह पर प्लेन नहीं उतरा तो सबकी ज़िंदगी दांव पर लग जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं कि हम में से कोई भी ना बचे, इसलिए ठहरो, मैं हूँ। तभी एकाएक सुधीर शर्मा लड़खड़ाती आवाज़ में उठकर चीखा, मैं प्लेन लैंड करूँगा। कभी मैं प्लेन उड़ाया करता था। सबकी निगाहें
सबकी निगाहों का केंद्र सुधीर शर्मा बन गया। तुम विमान उड़ाना जानते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। सुधीर शर्मा का जिस्म लहराया, परंतु उसने फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया। मैं एक्सपर्ट पायलट हूँ। ठीक है, आओ। सुधीर शर्मा आगे बढ़ा। ये नशे में प्लेन लैंड नहीं कर सकेगा। तभी ये व्यक्ति ने दहशत भरे स्वर में कहा। देवराज चांद ने बोलने वाले को देखा। तुम तो नशे में नहीं हो, तुम आ जाओ। मैं प्लेन जाना नहीं जानता, उस व्यक्ति ने हड़बड़ा कर जवाब दिया। नहीं जानते तो मुंह बंद करके अपने सीट के साथ चुप के रहो। हम नहीं चाहते कोई भी हमारे मामले में दखल देकर हमें डिस्टर्ब करे। तब तक सुधीर शर्मा देवराज चांद के करीब जा पहुंचा था। नशे में प्लेन संभाल सकोगे? क्यों नहीं, नशा मेरे लिए एनर्जी है, तुम चलो तो सही। देवराज चांद सुधीर शर्मा के साथ पायलट कक्ष में प्रवेश कर गया, परंतु भीतर जाकर जब उसे लैंडिंग में अड़चन डाल रहे पेड़ों के बारे में पता चला तो सब कुछ भूल कर वह फट पड़ा। अगला दृश्य। मैंने तुम्हें पेड़ काटने को कहा था। सुधीर शर्मा देवराज चौहान पर चिल्ला पड़ा। मैं उन लोगों से इस बारे में कहना भूल गया। देवराज चौहान ने होंठ बींच लिए। भूल गया? सुधीर शर्मा अब नशे की हालत से काफ़ी हद तक बाहर आ चुका था। इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। लैंडिंग पॉइंट पर पेड़ आ रहे हैं। विमान नीचे ले जाते ही पेड़ों से टकरा कर क्रैश हो जाएगा। अब तुम ही कहो मैं क्या करूँ? पेड़ ना भी हों तो तब भी क्रैश ही होना है। अवतार सिंह की गन की नोक पकड़ा पायलट दांत बीच करके उठा। नशेड़ी उसे इतने नशे में होने पर प्लेन संभाल सकेगा? इस खतरनाक रनवे पर लैंडिंग करना तेरे बस का नहीं। अपने शरीर की लैंडिंग तो तेरे से ठीक से तरह से हो नहीं रही। भाग जाए ऐसे। तो फिर बोला, तुम लोगों के भले के लिए ही कह रहा हूँ। अब तू अपने भले की सुन ले। अवतार सिंह की गन की नाल उसके माथे पर टिका कर क्या उठा। अब के बाद फालतू का तेरे मुंह से कोई शब्द निकला तो तेरी लैंडिंग हो जाएगी। तेरा शरीर नीचे और आत्मा ऊपर की तरफ लैंड कर जाएगी। आया कुछ भेजे में? अवतार सिंह के सर में मौत की झलक पाकर पायलट सूखे होंठों पर जीप फेरने लगा। देवराज चौहान ने सुधीर शर्मा को देखा। तो अच्छी तरह जानता है कि प्लेन इसी रनवे पर उतारना कितना ज़रूरी है। मेरे जानने से कुछ नहीं होता। सुधीर शर्मा के होंठ बिछ गए। जब तक वह पेड़ अपनी जगह पर सलामत खड़े हैं प्लेन नहीं उतर सकेगा। और मेरे ख्याल में वह सिर्फ दो लंबे लंबे पेड़ हैं। तुम्हें अपने आदमियों के साथ ट्रांसमीटर पर संबंध रखना चाहिए था, ताकि ऐसी कोई स्थिति पैदा होने पर नीचे मैसेज भेजकर निपटा जा सके। कोई रास्ता नहीं। देवराज चौहान का चेहरा स्याह पड़ने लगा। कोई रास्ता नहीं, सुधीर शर्मा ने स्पष्ट कहा। उन पेड़ों के होते हुए कोई रास्ता नहीं। मुझे वास्तव में अफसोस है कि तुम्हारी छोटी सी लापरवाही ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि प्लेन को नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतारो। तुम कुछ आदमियों के साथ लोटिया को लेकर चंपत हो जाओ। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम्हारी ये धमकी काम कर जाएगी कि अगर तुम लोगों को कुछ कहा गया तो प्लेन में मौजूद तुम्हारे आदमी यात्रियों सहित पूरे जहाज को उड़ा देंगे। तुम साफ निकल जाओगे। ये नशेड़ी ठीक कह रहा है। गन की नोक पकड़ा पायलट बोली पड़ा। देवराज चौहान के चेहरे पर खूंखारता उभर आई। मैं ऐसा ही करता। सर मैं वैशी पर नाच रहा था। अगर मेरे आदमी पहले से ही एयरपोर्ट पर अपने इंतज़ाम के साथ मौजूद होते, मैं ऐसा ही करता। अगर मुझे मालूम होता कि नीचे वाले आदमियों ने लोटिया को रखने का इंतज़ाम कहाँ कर रखा है। तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि प्लेन से उतारने के पश्चात लोटिया को खाने जाना है? नहीं, ये इंतज़ाम नीचे वालों के हाथों में था और मैंने जानने की आवश्यकता ही नहीं समझी। देवराज चौहान क्रूरता भरे स्वर में कह रहा था। आप समझे कि एयरपोर्ट पर प्लेन का लैंड होना मेरे लिए फिजूल है। अगर मैंने ऐसा किया तो लोटिया को लेकर कहाँ जाऊँगा? यहाँ के रास्ते मेरे लिए अनजान है। लोटिया को संभालने के साथ कोई गुप्त ठिकाना भी तलाश कर लूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं। तब तक हम सब पुलिस के हाथों में होंगे। हर बीतते पल के साथ हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। आसमान में एक ही जगह पर चक्कर चक्कर काट रहा प्लेन अब तक हज़ारों निगाहों का केंद्र बन चुका होगा। एयरपोर्ट वाले कब के सतर्क हो चुके होंगे। हो सकता है उन्होंने मकसद जानने के लिए कोई कार्रवाई भी शुरू कर दी हो। सुधीर शर्मा का पूरा नशा उड़ गया। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। सुधीर शर्मा व्याकुल उठा। अब तुम ही बताओ क्या हो सकता है। एयरपोर्ट पर तुम लैंडिंग नहीं चाहते और यहाँ प्लेन लैंड हो ही नहीं सकता। देवराज चौहान आगे बढ़ा। कॉकपिट का दरवाज़ा भीतर से अच्छी तरह बंद करके पलटा तो चेहरे पर मौत से भरी क्रूरतापूर्ण मुस्कान व्याप्त थी। बेहद शांति के साथ उसने सिगरेट सुलगाई और सर्द लहजे में बोला, मैं एयरपोर्ट पर प्लेन उतार कर मौत से समझौता करना नहीं चाहता। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। जिस दिन हार स्वीकार करूँगा वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या मतलब? सुधीर शर्मा उसे घूरने लगा। मतलब ये कि हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि मुझे हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। हम सब की ज़िंदगी का आखिरी दिन है। इन 500 यात्रियों की ज़िंदगी का आखिरी दिन है। देवराज चौहान एक एक शब्द को चबाकर ठंडे लहजे में कह रहा था। यह प्लेन इस ऑटोमेटिक कंट्रोल पर ऐसे ही घूमता रहेगा जब तक कि इसमें पेट्रोल यानी फ्यूल रहेगा। ईंधन समाप्त होते ही प्लेन नीचे गिरेगा और हम सबकी ज़िंदगियाँ खत्म हो जाएंगी। इस हाईजैकिंग का अंत हो जाएगा। क्या कह रहे हो? सुधीर शर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। यह इंसान पागल हो गया है। पायलट गला फाड़कर चीखा। अपनी हार के कारण हम सबको मौत के मुंह में ढकेल रहा है।
इस बात को तो तुम्हारे साथी भी पसंद नहीं करेंगे। देवराज चौहान ने गन सीधी की और खूनी निगाहों से पायलट को देखा। तुम इन शब्दों का इस्तेमाल करके मेरे आदमियों को मेरे खिलाफ भड़काने की चेष्टा कर रहे हो। तुम्हारी इस बात से बहुत ही खतरनाक हालात उत्पन्न हो सकते हैं। मैंने तुम्हारी हर जाति को माफ़ किया क्योंकि तुम्हारी तरफ से की गई वह सब बातें मेरी निगाहों में सामान्य थी, परंतु ये बात सामान्य नहीं है। इन शब्दों का इस्तेमाल करके तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। तुम चाहते थे कि इस बात को सुनकर यहाँ मौजूद मेरे आदमी मेरे खिलाफ बगावत कर दें। तुमने बेवजह हीरो बनने की चेष्टा की है, और मैं तुम जैसे धूर्त इंसान को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं समझता। यहाँ मौजूद मेरे आदमी बेहद खास है और जान देने में विश्वास रखते हैं। तभी मैं इन्हें चालक कक्ष में लाया था। तुम्हारी बात का असर इन पर नहीं हुआ। हुआ होता तो इनके हथियारों से निकली गोलियां अब तक मेरी जान ले चुकी होती। लेकिन तुम्हारे इन शब्दों को बाहर फैले आदमियों ने सुन लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे माफ़ कर दो। पायलट का चेहरा आतंक से भर उठा। अब मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मेरे होठों से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। मैं गूंगा बन जाऊंगा। एक बार मुझे माफ़ कर दो। देवराज चांद ने सिगरेट का कश लिया और सर्द लहजे में बोला, शूट। अगले ही पल अवतार सिंह के हाथ में थमी गन क्षण भर के लिए गरजी। गन के मुंह से असंख्य गोलियां निकलकर पायलट के चेहरे को उधेड़ गई। उसका चेहरा चिथड़े चिथड़े होकर बिखर गया। वह अगली सांस भी नहीं ले सका था और कटे वृक्ष के समान नीचे जा गिरा। इसके साथ ही पूरे केबिन में मौत का सा सन्नाटा सन्नाटा छा गया। दोनों असिस्टेंट खौफ के मारे थरथर कांपने लगे। सुधीर शर्मा ने अपनी दोनों आंखें जोर से बंद कर लीं। कई पलों तक कोई कुछ भी ना बोला। तुमने इस बेचारे की जान खामा ही ले ली। सुधीर शर्मा ने आंखें खोलकर एक लंबी सांस ली। मैं इसे बहुत देर से बख्शता आ रहा था। देवराज चौहान गुर्राया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। सुधीर शर्मा सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, करना है। अब हम सबको मौत का इंतज़ार करना है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसलकर एक तरफ की दूरबीन उठाई और आगे बढ़कर विंडशील्ड के बाहर का नज़ारा देखने लगा। कुछ ही क्षणों के पश्चात बायनोकुलर से होती हुई उसकी निगाह नीचे दिखाई दे रही हवाई पट्टी पर जा टिकी। नीचे मौजूद उसके आदमी अब शायद थक गए लगते थे, क्योंकि उनका हाथ हिलाना बंद हो चुका था। अवश्य ही वैसा उलझन में होंगे कि प्लेन को लैंड क्यों नहीं किया जा रहा। कभी कभार कोई यूं ही हाथ हिलाता दिखाई दे जाता था। केबिन में दहशत से भरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी देवराज चौहान का शरीर फुर्ती के साथ हिला। वह बायनोकुलर सहित विंडशील्ड की तरफ और भी झुक गया। मिनट भर तक यही आलम रहा। फिर वह बिजली की सी गति के साथ पलटा और चमक चमक भरी निगाहों से सुधीर शर्मा को देखने लगा। अगला दृश्य। क्या हुआ? सुधीर शर्मा के होंठों से निकला। हम प्लेन लैंड कर सकते हैं। देवराज चौहान के सर में खुशी की झलक थी। कहाँ? इस पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर। सुधीर शर्मा दांत भींच कर कड़वे सर में क्या उठा। अबे गधे! देवराज चौहान बाइकोनोलर उसके हाथ में थमाकर बोला, हम रनवे के दूसरी तरफ से प्लेन लैंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ फासले पर पहाड़ी है। लैंडिंग में वो पहाड़ी थोड़ी सी बाधा अवश्य पैदा करेगी, परंतु थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए तो आसानी के साथ रनवे पर उतरा जा सकता है। सुधीर शर्मा ने बायनोकुलर आंखों पर लगाई और आगे झुककर विंडशील्ड के पार देखने लगा। कुछ देर के बाद वह पलटा और गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, दूसरी तरफ से भी प्लेन नहीं उतारा जा सकता है। देवराज चौहान अपनी बात पर जोर देकर बोला, प्लेन लैंडिंग जानते हो कैसे होती है? दूर से प्लेन आता हुआ नीचे झुकता चला जाता है और उसके पहिए रनवे को छूकर उसका सहारा ले लेते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी है। हम प्लेन को दूर से झुकाते हुए रनवे की सतह पर कैसे ला सकते हैं? ला सकते हैं। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, पहाड़ी के बीच में आ जाने के कारण हम प्लेन को दूर से ही सीधा नहीं ला सकते। रनवे और पहाड़ी के बीच 500-600 फीट खाली जगह है। तुम बहुत ही कम गति से पहाड़ी के ऊपर से प्लेन लाओ और प्लेन को एकदम नीचे झुका लो। इस प्रकार प्लेन रनवे की सतह तक। पागल मत बनो। सुधीर शर्मा तीखे स्वर में बोला, सिर्फ 500-600 फीट जगह है पहाड़ी और रनवे के बीच। पहाड़ी पार करते ही प्लेन को नीचे लाते हुए 400 फीट के लगभग जगह पार हो जाएगी। बाकी 100 फीट में प्लेन को रनवे के एंगल पर कैसे लाया जा सकता है? यहीं पर तो तुम्हें भी दक्षता का प्रमाण देना है। दक्षता का प्रमाण? मैंने कब कहा कि मैं दक्ष हूँ? फालतू मत बोलो, मेरी बात सुनो। देवराज चौहान बोला, तुम प्लेन को रनवे की सीध में ही पहाड़ी के पार लाओगे। सामने रनवे होगा। प्लेन नीचे होता हुआ रनवे पर आता चला जाएगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ करना बहुत ही कठिन है। ऐसा करने से प्लेन रनवे से इस कदर ज़ोर से टकराएगा कि कुछ भी हो सकता है। प्लेन के इंजन में आग लग सकती है, पहियों में गड़बड़ हो सकती है, फिर बैलेंस बिगड़कर प्लेन सीधा खाई में गिर सकता है। तो क्या हो गया? देवराज चौहान अजीब से लहजे में बोला, मरने तो हम वैसे भी जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगियाँ तब तक की हैं जब तक कि प्लेन की टंकी में पेट्रोल है। इस प्रकार मरने से तो बेहतर है कि कोशिश करके मरा जाए। सुधीर शर्मा टकटकी बांधे देवराज चौहान को देखता रहा। बात तो ठीक है, अवतार सिंह बोला, कोशिश कर लेने में क्या अर्ज है? कोशिश नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे में 50% बचने के दो चांस है।
चेहरे का नकाब डाले अन्य साथी बोला तो बाकी पाँचों ने भी फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई। सुदेश शर्मा को भी ये बात दुरुस्त लगी कि कोशिश करके देख लेने में क्या हर्ज है। मौत के मुंह में तो लोग वैसे भी जा रहे हैं। उसने प्लेन को ऑटोमेटिक कंट्रोल से अलग किया और पायलट सीट पर बैठता हुआ बोला, सुदेश शर्मा, विस्की की बोतल दे दो। थोड़ी देर की बात है, उसके बाद मुझे इस समय विस्की चाहिए। सुदेश शर्मा के हाथ डैशबोर्ड के बटनों से खेल रहे थे। सारा नशा उतर चुका है। मुझे विस्की की ज़रूरत महसूस हो रही है। जल्दी करो, मेरे पास वक्त कम है। देवराज चौहान के इशारे पर अवतार सिंह बाहर निकल गया। कुछ ही पलों के बाद वापस लौटा तो हाथ में शराब की सील बंद बोतल थी। तब तक सुधीर शर्मा प्लेन को सीधा करके एक ही दिशा में बढ़ा चुका था। उसने बोतल थामकर उसकी सील मुंह से ही तोड़ी और मुंह से लगाकर एक ही सांस में आधी बोतल पी गया। तत्पश्चात उसने बोतल अवतार सिंह को थमाकर कहा, रख लो। अगर जिंदा रहे तो लैंडिंग के बाद इस बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। अवतार सिंह ने बोतल बंद करके एक तरफ रख दी। दोनों असिस्टेंट पायलट दहशत भरी निगाहों से सुधीर शर्मा को देख रहे थे। मस्तिष्क में यही विचार उमड़ रहे थे कि आधी बोतल चढ़ा जाने के पश्चात क्या ये नशेड़ी इतनी खतरनाक जगह पर भयंकर रिस्क लेकर प्लेन लैंड कर सकेगा। परंतु वह इस बात को भी महसूस कर रहे थे कि इतनी शराब पीने के बाद उसके हाथ पांव कंट्रोल में। यात्रियों को सेफ्टी बेल्ट बांधने को कह दो, सुधीर शर्मा बोला, नहीं तो लैंडिंग में उन सबके सिर फटे होंगे और हाथ पांव टूटे होंगे। अगले ही पल देवराज चौहान बाहर निकल गया और यात्रियों से बेल्ट बांधने को कहकर वापस आ गया। सुधीर शर्मा ने भी बेल्ट बांध ली थी। उसके साथ बैठे दोनों असिस्टेंट पायलटों ने भी। अब सुधीर शर्मा का ध्यान डैशबोर्ड और विंडशील्ड के पार केंद्रित था। तुम लोग भी किसी न किसी वस्तु को अच्छी तरह पकड़ लो, सुधीर शर्मा बोला। देवराज चौहान, अवतार सिंह और अन्य 6 व्यक्तियों ने भी सख्ती के साथ किसी न किसी वस्तु को पकड़ लिया ताकि प्लेन उतरते वक्त लगने वाले झटके से खुद को संभाल सके। अब वहाँ तीखा सन्नाटा छा चुका था। सुधीर शर्मा के साथ दोनों असिस्टेंट मन से सहयोग कर रहे थे। इस बात को वो समझ चुके थे कि लैंडिंग सलामत हुई तो सब ठीक, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। अगला दृश्य। सुधीर शर्मा ने प्लेन को लंबा चक्कर लगाकर वापस घुमाया। अब प्लेन का रुख पहाड़ियों की तरफ था। विंडशील्ड के सामने बहुत बड़े पहाड़ों की श्रृंखला सीना फैलाए खड़ी थी। सुधीर शर्मा के होंठ भिजे हुए थे। निगाहें सामने थीं। उसका एक हाथ डैशबोर्ड के बटनों से खेल रहा था और दूसरा हाथ उस लीवर के हत्थे पर था जिससे प्लेन ऊपर नीचे किया जा सकता था। तुम दोनों तैयार हो? सुधीर शर्मा ने उसी मुद्रा में पूछा। यस, दोनों ने एक साथ कहा। मुझे कहना ना पड़े, अपना काम खुद ब खुद ही करते रहना, सुधीर शर्मा पूर्वर लहजे में बोला। जानते हो ना कि लैंडिंग के समय क्या क्या करना है? जानते हैं सर, आप किसी भी बात की फिक्र ना करें। पहाड़ियाँ बेहद समीप आ चुकी थीं। विंडशील्ड के बाहर का नज़ारा देखते हुए सबके दिल ज़ोरों से धड़क रहे थे। क्षण भर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन सीधा पहाड़ियों से टकराकर चूर चूर हो जाएगा। तभी सुधीर शर्मा ने लीवर ऊपर उठाया। प्लेन ऊपर उठा और ठीक पहाड़ियों के ऊपर को गुजरा। अगले ही पल वह होठ भींचकर लीवर को नीचे दबाता चला गया। प्लेन के आगे का हिस्सा नीचे को झुकता चला गया। ऐसा लगा जैसे प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर सीधा खाई में जा रहा हो और खाई के पार ठीक सामने रनवे नज़र आ रहा था। रनवे पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई थी। रनवे बेहद करीब था। सुधीर शर्मा ने लीवर ऊपर खींचा, प्लेन सीधा हुआ। दोनों असिस्टेंट बराबर अपने हिस्से का काम करने में व्यस्त थे। स्पीडोमीटर पर प्लेन की स्पीड 0 आ चुकी थी, परंतु प्लेन पूरे फोर्स पर था। ध्यान से सर, एक असिस्टेंट के होठों से निकला। प्लेन के रनवे से टकराते ही ब्रेकों को पूरे ज़ोर से दबा देना, सुधीर शर्मा चीखा। इधर की ब्रेक मैं दबा दूंगा। असावधानी या लापरवाही मत करना। अगर ब्रेक ना लगी तो रनवे को पार करके प्लेन पेड़ों को तोड़ता हुआ सीधे खाई में गिरेगा। कोई कुछ ना बोला। रनवे बेहद समीप आ चुका था। विंड शील्ड के पार सबकी निगाहें रनवे पर ही थी। अगले ही पल देखते ही देखते प्लेन तोप के छूटे गोले के समान रनवे से जा टकराया। टकराते ही प्लेन इतनी ज़ोर से उछला कि लगा जैसे खाई में जा गिरेगा। 2-3 बार उछलने के पश्चात प्लेन रनवे की सतह पर तूफानी गति से भाग निकला। सुधीर शर्मा और दोनों असिस्टेंट के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। प्लेन की ब्रेकें लगभग पूरी दबाई जा चुकी थी। इस पर भी प्लेन आगे खिसकता जा रहा था। सुधीर शर्मा गला फाड़कर चीखा, ब्रेकें दबाओ बेवकूफ़। ब्रेकें हमने पूरी दबा रखी हैं। असिस्टेंट के सर में मौत की थरथराहट थी। तो फिर प्लेन की गति कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? कोई कुछ ना बोला। ब्रेकें ठीक है, सुधीर शर्मा पुनः चीखा। बिल्कुल ठीक है सर। ब्रेकें ठीक ना होने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दूसरा असिस्टेंट कांपती आवाज़ में कह उठा। ब्रेक के बावजूद भी गति कंट्रोल होने में कुछ तो वक्त लगेगा। तभी प्लेन की स्पीड ब्रेकों की जद में आ गई, परंतु तब तक सबके चेहरों पर पसीना ही पसीना नजर आने लगा था। आंखों में मौत के साए स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे थे। रनवे का अंतिम छोर काफ़ी पास आ चुका था। सबकी उबली आंखें रनवे के अंतिम छोर पर थी, जहां 2 लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। प्लेन नहीं रुकेगा, खाई में गिर जाएगा। 6 में से एक भयपूर्ण स्वर में चीखा। चुप रहो।
देवराज चौहान भेड़िए की मानंग कुर्राया। उसी समय प्लेन को तीव्र झटका लगा और वह रुक गया। प्लेन के पहियों और खाई के बीच सिर्फ चंद फीट का फासला रह गया था। प्लेन के आगे की नोक का जरा सा हिस्सा खाई को पार कर चुका था। पायलट कक्ष में मौत का सन्नाटा विद्यमान था। सबकी गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज़ें वहाँ गूंज रही थीं। किसी को विश्वास न आ रहा था कि प्लेन सही सलामत लैंड हो चुका है। उनके चेहरों पर पड़ी नकाबें गीली हो गई थीं। "बो बोतल दो।" एक का एक सुधीर शर्मा चीखा और अपने पसीने भरी हथेलियों को अपनी कमीज़ के साथ रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। फिर वहाँ उठा, चेहरे पर बह रहे पसीने को पोंछा। तब तक देवराज चौहान बोतल थामे उसके पास आ चुका था। उसके हाथ में थमी बोतल स्पष्टतया कांपती नजर आ रही थी। सुधीर शर्मा ने बोतल का ढक्कन खोला और पुनः एक ही सांस में आधी बोतल भरी शराब को खाली करके बोतल नीचे लुढ़का दी। तत्पश्चात गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वहाँ से उसने पुनः चेहरे पर बहता पसीना पोंछा। दोनों असिस्टेंट पायलट फक्क चेहरों से विंड के पार समीपी नजर आ रहे पेड़ों को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में दहशत थी। ऐसी खतरनाक लैंडिंग के बारे में तो उन्होंने कभी सपने में भी ना सोचा था। वो तो सिर्फ सीधे साधे ढंग से प्लेन उतारना जानते थे। चलो चलो, होश में आओ। सुधीर शर्मा उन दोनों को देखकर उत्साह भरे स्वर में बोला। आधी बोतल चढ़ा लेने के पश्चात अब उसके हाथ पांव कंट्रोल में महसूस होने लगे थे। हमें प्लेन को बैक करना है ताकि तुम लोग प्लेन को आसानी से उड़ा सको। तो तुम बहुत अच्छे पायलट हो, एक ने आफते हुए टूटे फूटे स्वर में कहा। जिस तरह सधे हुए ढंग से तुमने प्लेन को रनवे पर लैंड किया वह काबिले तारीफ था। अगर तुम्हारा अंदाज़ा ज़रा भी गलत हो जाता तो प्लेन ने उछलकर खाई में जा गिरना था। मैं मैं तो ऐसी लैंडिंग के बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना तो मैंने भी कभी नहीं की थी दोस्त। सुधीर शर्मा ने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया। हालात तुम्हारे ही सामने थे। ऐसी लैंडिंग तो मजबूरी में करनी पड़ी। रही बात प्लेन का बैलेंस न बिगड़ने की, तो इसे तुम हम सबको मुकद्दरी कह सकते हो। जिस प्रकार हम बच गए उसी प्रकार प्लेन सहित खाई में गिरकर मर भी सकते थे। तुम हो कौन? जिस प्रकार तुमने प्लेन की हर वस्तु कंट्रोल की, उससे लगता है प्लेनों को उड़ाने का अभ्यास बहुत पुराना है। दूसरे ने पूछा। बातें बंद करो। देवराज चौहान अपनी उत्तेजना पर काबू पाते हुए बोला। हमारे पास वक्त नहीं है। 10-12 मिनट प्लेन आकाश में चक्कर काटता रहा था। सब जगह ढिंढोरा पिट चुका होगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अगले ही पल सुधीर शर्मा और दोनों असिस्टेंट पायलट प्लेन को बैक करने में व्यस्त हो गए। प्लेन धीरे धीरे वापस रेंगने लगा। ध्यान से, प्लेन को पीछे वाली खाई में ना गिरा देना। अवतार सिंह के सर में प्रसन्नता का पुट था। अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं प्लेन को खाई में गिराने जा रहा था। सुधीर शर्मा के खुशी से भरे सर में हंसी का पुट शामिल हो गया। 5 मिनट के पश्चात ही प्लेन बैक होकर रुक गया था। पीछे के रनवे का आखिरी छोर 50 फीट की दूरी पर था। सुधीर शर्मा ने दोनों असिस्टेंट को देखा। तुम्हारे अन्य साथी कहाँ हैं? कितने हैं? 4 हैं, रेस्ट रूम में होंगे, एक बोला। पायलट रेस्ट रूम में हमारे 2 आदमी मौजूद हैं, देवराज चौहान बोला। अच्छा दोस्तों, सुधीर शर्मा ने अपने बदन के गिर्द बांध रखी बेल्ट को खोला और खड़े होते हुए बोला। हम लोगों के जाने के बाद अपने साथियों के सहायता से प्लेन को फ्लाई कर लेना। मेरे ख्याल से बम्बई जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जोराहट या तेजपुर के एयरपोर्ट ही प्लेन लैंड करोगे। उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग बाहर जा रहे हैं। तुम में से 4 यहीं रहोगे। प्लेन से उतरने के समय तुम लोगों को बुला लिया जाएगा। ध्यान रखना, ये लोग ट्रांसमीटर पर यहाँ के कंट्रोल रूम से संबंध न बना लें। इनके ऐसा करने पर हमारे लिए पहले से ही खतरा पैदा हो जाएगा। देवराज चौहान, अवतार सिंह, सुधीर शर्मा और अन्य 2 चालक कक्ष से बाहर निकल आए। प्लेन की सफल लैंडिंग की वजह से उनके चेहरे खुशी से भरे पड़े थे। अगला दृश्य। सब यात्रियों की निगाह उन पर जा टिकी। कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। देवराज चौहान ने गन को ऊंचा करके खतरनाक लहजे में कहा। बेल्टें बांधे, सब इसी तरह बैठे रहो। फिर वह करीब खड़े अवतार सिंह से बोला। होस्टेज से कहकर प्लेन का दरवाज़ा खुलवाओ। अवतार सिंह वहाँ से हटकर होस्टेज की तरफ बढ़ गया। मैं तो उठ सकता हूँ, जयकिशन लोटिया ने अपनी सीट से उठकर ऊंचे स्वर में कहा। उसकी निगाहें देवराज चौहान के नकाब ओढ़े चेहरे पर टिकी थीं। नकाब के पीछे छिपा देवराज चौहान का चेहरा विशैली मुस्कान से भर उठा। अवश्य, तुम्हारे लिए तो मुझे हाईजैक करना पड़ा है। अपने साथी को भी साथ लो और दरवाजे की तरफ बढ़ो। देवराज चौहान के कहने की देर थी कि पाल खन्ना भी उठ खड़ा हुआ। फिर वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सब यात्रियों की निगाहें उन दोनों पर ही टिकी थी। देवराज चौहान आगे बढ़ा तो बीएम जप्पी ने हाथ उठाकर उसे अपने पास आने का इशारा किया। देवराज चौहान उसे घूरता हुआ पास जा पहुंचा। तुम मुझ में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो, देवराज चौहान बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। कहने के पश्चात जप्पी झुका और अपनी सीट के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाली। लैंडिंग के तगड़े झटके को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से तुम्हारे आदमी गिर पड़े थे और तुम्हारे आदमी के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर मेरे पास आ गई थी। मेरे तो काम की है नहीं, ले लो, जिसकी हो उसे दे देना। बेचारा अभी तक सोच रहा होगा कि उसकी रिवॉल्वर कहाँ चली गई। उसे घूरते हुए देवराज चौहान ने रिवॉल्वर ली और अपनी जेब में डालकर आगे बढ़ने लगा। तो जप्पी मुस्कुराकर बोला, सिगरेट पीते जाओ।
कहने के पश्चात जप्पी ने सिगरेट लगाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। या तो तुम बहुत ही चालाक इंसान हो या फिर निहायत दर्जे के मूर्ख। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने सिगरेट थामी और आगे बढ़ गया। जप्पी मुस्कुराता हुआ उसे जाता देखता रहा। प्लेन का दरवाज़ा खुल चुका था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था तो थी नहीं। उन सबको छलांग मारकर नीचे उतरना पड़ा। 3 मिनट में ही प्लेन में मौजूद देवराज चौहान की योजना में शामिल सारे आदमी प्लेन से बाहर कूद चुके थे। लोटिया और पाल खन्ना भी प्लेन के बाहर थे। जगमोहन, बूंदी बलिया व अन्य साथी आसपास जमघट लगाए खड़े थे। देवराज चौहान ने प्लेन के द्वार पर खड़ी होस्टेज को देखकर कहा, प्लेन को ले जाओ यहाँ से जल्दी। फिर देखते ही देखते प्लेन का दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ ही पलों में प्लेन के इंजन की कानों को फाड़ देने की आवाज़ ज़ोर शोर से गूंजने लगी। अगला दृश्य। यहाँ से चलने का क्या इंतज़ाम है? देवराज चौहान ने बलिया को देखा। गाड़ियाँ तैयार हैं, बलिया बोला। एक तो मिनी बस है जिस पर सारे आदमी आ जाएंगे। बस को मेन रास्ते से ले जाएंगे और उस तरफ थोड़ी सी पहाड़ी उतरकर नीचे वाली सड़क पर कार खड़ी है। हम दूसरे रास्ते से उस कार पर जाएंगे। जल्दी करो। देवराज चौहान ने चेहरे पर डाल रखी नकाब उतारकर फेंक दी। हमारे पास वक्त कम है। अब तक आसपास वाले इलाकों में सबको खबर मिल गई होगी कि यहाँ प्लेन उतरा है। तभी एक आदमी पास आया और बलिया से बोला, उन सबके हाथ पांव बांध दिए। काफ़ी देर तक वे एयरफोर्स वाले वहीं बंधे रहेंगे। ठीक है, अब तो इन सबको बस पर चढ़ाओ और जैसा तेरे को समझाया वैसे ही करना। फिर बलिया ने सबसे बोला, उस तरफ बस खड़ी है, आप सब लोग बस में बैठ जाइए। सब बस की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान, जगमान, बलिया, सुधीर शर्मा, जयकिशन, लोटिया और पाल खन्ना दूसरी दिशा में बढ़ गए। लोटिया और पाल खन्ना के होंठ बिछे हुए थे। वो इन लोगों के इशारे पर चलने को मजबूर थे। कुछ ही पलों में वह सब कच्चे रास्ते पर उतर रहे थे। सबसे आगे बलिया था। कुछ नीचे उतरने पर उन्हें सड़क और वहाँ खड़ी कार नज़र आने लगी। तभी उन्हें रनवे पर प्लेन के सरकने की आवाज़ आने लगी। 5 मिनट के पश्चात ही वह सब कार में बैठे थे। देवराज चौहान और अवतार सिंह ने गनों को कार सीट के नीचे छिपा दिया था। बलिया कार चला रहा था। उसके साथ पाल खन्ना और सुधीर शर्मा बैठा था। पीछे वाली सीट पर देवराज चौहान, जगमोहन और लोटिया बैठे थे। लोटिया बीच में फंसा बैठा था। बलिया ने सावधानी से पहाड़ी सड़क पर कार आगे बढ़ा दी थी। तभी उनकी निगाह आसमान में उड़ते प्लेन पर पड़ी। प्लेन उड़ान भर चुका था। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। हाईजैकिंग में बीते वक्त को सोचकर उसके बदन में सिहरन दौड़ रही थी। अगर लैंडिंग में सफलता न मिली होती तो अब तक उन सब ने मर चुका होना था। प्लेन के पायलट ने हाईजैकिंग का मैसेज कंट्रोल को दे दिया होगा। कुछ ही क्षणों में हमारी तलाश आरंभ हो जाएगी। देवराज चौहान ने बलिया से कहा, समझ गए ना? चिंता मत करो, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बलिया ने विश्वास भरे स्वर में जवाब दिया। अगला दृश्य। तुम्हारे आदमी ने कौन से एयरफोर्स वालों को बांधे जाने के बारे में कहा था? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाने के पश्चात पूछा। जवाब में जगमोहन ने सारी घटना सुना दी। सुनकर देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा? नहीं। इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ही उन लोगों को खबर मिली वो सीधे आ गए। इस बारे में उन्होंने किसी से बात नहीं की होगी। ये बात तो गले के नीचे नहीं उतरती। देवराज चौहान बोला, ऐसी बातों की रिपोर्ट तो फ़ौरन ऑफिसरों को दी जाती है। खैर, चंदानी नहीं आया? आया था, जगमोहन बोला। हमने उसे तेजपुर में वहीं पहुंचा दिया जहां हम जा रहे हैं। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। प्लेन लैंड करने में इतना वक्त कैसे लग गया, और किया भी उल्टी तरफ से? ये सब इसी बेवकूफ़ की मेहरबानी से हुआ, जवाब दिया सुधीर शर्मा ने। मैंने इसे पहले ही कहा था कि लैंडिंग पॉइंट की तरफ से पेड़ कटवा दे। लैंडिंग के समय वो प्लेन से टकराते हैं। और जनाब, ये बात तो मैं कहना भूल गए। अभी भी खैर मनाओ कि सब कुछ ठीक तरह से निपट गया। बीता वक्त भयानक सपना लग रहा था। लोटिया और पाल खन्ना के होंठ सख्ती से बंद थे। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर लोटिया को देखा। अब कहो लोटिया, कैसा लग रहा है? देवराज चौहान का लहजा बेहद शांत था। मेरे पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है, जयकिशन लोटिया ने भी शांत स्वर में कहा। इतना ही कह सकता हूँ कि सिर्फ मेरे लिए प्लेन को हाईजैक करके तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। देवराज चौहान ऐसे खतरों का आदी है। इन्हीं खतरों में तो मज़ा आता है। वैसे तुम हमसे पूछोगे नहीं कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। जयकिशन लोटिया के चेहरे पर फीकी मुस्कान उभर आई। तुम हमें जहाँ भी ले जा रहे हो, देर सवेर में वहाँ पहुँच तो जाना ही है। फिर पूछने का क्या फ़ायदा? समझदारी की बात कर रहे हो? कहने के पश्चात देवराज चंद ने बलिया को देखा। हम कब तक तेजपुर पहुँच जाएंगे? कम से कम 2 घंटे लगेंगे, बलिया ने जवाब दिया। अगला दृश्य। पहाड़ी के ऊपर 5 कमरों वाली खूबसूरत कॉटेज बनी थी। घुमावदार पतली सी सड़क पर उस कॉटेज तक जा रही थी। बलिया ने कठिनता से यह कॉटेज किराए पर हासिल की थी। इस कॉटेज की पसंद की वजह सिर्फ ये थी कि कॉटेज एकांत में थी। किसी प्रकार का शोर शराबा हुआ भी तो किसी के कान में आसानी से नहीं पड़ेगा। कॉटेज के मेन गेट के समीप बलिया ने कार रोक दी। सब नीचे उतरे। तब शाम के 6 बज रहे थे। सूर्य कब का छिप चुका था। अंधेरा घिरने लगा था।
बदन को चीरने वाली ठंडी हवाओं में तेज़ी आ गई थी। देवराज चांद ने चारों तरफ निगाहें घुमाई। बढ़िया जगह थी। छिपने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं मिल सकती थी। कुछ देर के लिए तो यहाँ पर खुद को सुरक्षित समझा जा सकता था। स्वदेश शर्मा ने बोतल में पड़ी थोड़ी सी विस्की को एक ही सांस में समाप्त करके बोतल को एक तरफ उछाल दिया। रास्ते में कार रुकवाकर उसने दुकान से शराब की बोतल खरीदी, जो कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने ख़त्म कर डाली। आओ लोटिया, भीतर चलें। देवराज चांद मुस्कुराया। लोटिया ने सिर हिला दिया। सब कॉटेज में प्रवेश कर गए। वहाँ ज़रूरत की हर वस्तु मुहैया थी। खूबसूरत ड्राइंग रूम, बैटिंग व साजो सामान। खाना बनाने वाले का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये काम हम लोगों को मिलकर ही करना करना होगा। बलिया ने कॉटेज में प्रवेश के पश्चात देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। ड्राइंग रूम में चंदानी अपने दो साथियों के साथ मौजूद था। वह खुशी से उछलता हुआ नजर आ रहा था। उसकी चमक भरी निगाह जयकिशन लोटिया पर थी। अपना माल संभालो चंदानी, हमने अपना वायदा पूरा किया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए मेवाराम चंदानी को देखते हुए कहा। लोटिया को हाथ लगाने से पहले बाकी 40 लाख हमारे हवाले कर दो, जगमोहन ने कहा। नावा देने के बाद ही तुम लोटिया के मालिक बन सकोगे। वो रहे तुम्हारे बाकी के 40 लाख। चंदानी अपनी प्रसन्नता छिपा रहा था। कहते हुए उसने दो बड़े सूटकेसों की तरफ इशारा किया। जगमोहन का चेहरा 1000 वाट के बल्ब के समान चमकने लगा। उसने शिकारी चीते के समान छलांग मारी और सूटकेसों के समीप जा खड़ा हुआ। अगले ही पल उसके हाथ सूटकेसों को खोलने की कोशिश कर रहे थे कि चंदानी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। इतनी जल्दी ठीक नहीं, खोलने से पहले चाबी तो ले लो। क्यों सूटकेसों का सत्यानाश कर रहे हो? इसके साथ ही चंदानी द्वारा फेंकी गई चाबियाँ उसके पास आ गिरी। जगमोहन ने चाबियाँ उठाई और सूटकेसों को खोलने में व्यस्त हो गया। उसके हाथ पांव उत्तेजना से कांप रहे थे। दीन दुनिया सब कुछ वो भूल चुका था। और इधर जय किशन लोटियाँ आंखें फाड़े आश्चर्य से चंदानी को देखे जा रहा था। उसके चेहरे से निगाहें हटने का नाम नहीं ले रही थी। मेवाराम चंदानी लोटिया को देखकर कुटिलता से मुस्कुराया। तु, तुम सूरज प्रकाश गोखले? लोटिया के होठों से अविश्वास से भरा स्वर निकला। तुम जिंदा हो? मुकद्दर से। मेवाराम चंदानी वैसी कह कहा लगा उठा। मुकद्दर से जिंदा हूं, वरना तुमने तो मुझे मारने में कोई कसर ना छोड़ी थी। वैसे मेरा नाम सूरज प्रकाश गोखले नहीं, मेवाराम चंदानी है। मेवाराम चंदानी? लोग या लोटिया अभी तक हक्का बक्का था। हाँ, मेवाराम चंदानी। सूरज प्रकाश गोखले तो मैं 20 साल पहले था, जब तुमने अपनी समझ से मेरी जान ले ली थी। तो मैं भी तो मैंने भी अपनी समझ से नाम बदलकर मेवाराम चंदानी रख लिया था। तुम्हें विश्वास तो नहीं आएगा, फिर भी बता देता हूँ कि जिस शहर में तुम अपराधों की नगरी के बादशाह हो, 20 सालों से भी मैं भी उसी शहर का जाना माना व्यक्ति हूँ। अंधी दौलत है मेरे पास। तुम्हारी ही तरह हर तरह के धंधों में माहिर हो चुका हूँ। माहिर होना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि शराफत से मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता था। लोटिया के चेहरे पर एक रंग आता तो एक जाता। पाल खन्ना ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार लोटिया को नर्वस देखा था। हर कोई मामला समझने का प्रयास कर रहा था। लोटिया, मुझे इस बात का पूरा पूरा हक है कि तुम्हारी हत्या कर दूं, क्योंकि मेरी हत्या का अपराध तुम 20 साल पहले कर चुके हो। मेवाराम चंदानी क्रूरता भरे स्वर में कहने लगा। और मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। वो शर्त तो तुम्हें पता ही होगी। लोटिया ने होंठ काटते हुए से देखा। गोखले, पीछे जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसे। जब मुझे तेरी मौत के बारे में मालूम हुआ तो तू नहीं जानता मुझे कितना दुख। अवश्य अवश्य। चंदानी ने फौरन मुंडी को हरकत दी। मैं जानता हूँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो कि तुम्हें मेरी मौत का बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ होगा। कई दिनों तक तो तुम्हारा खाना पीना छूट गया होगा। दरअसल वह दुख मेरी मौत का नहीं, उस आधे नक्शे का था जो मेरे पास था, और मेरी मौत के बाद वह तुम्हें कभी भी हासिल नहीं होने वाला था। अगर मेरी कही बात का एक शब्द ही गलत है बोल दे, कह दे मैंने गलत कहा है। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। सब चौंके। उनकी निगाहें बजते फ़ोन पर जा टिकी। हेलो। बूंदी बलिया ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। पल एक पल बात सुनता रहा, फिर रिसीवर कान से हटाकर जगमोहन से बोला। तुम्हें फ़ोन पर कोई पूछ रहा है। मुझे? जगमोहन ने फ़ौरन नोटों वाला सूटकेस बंद करके लॉक कर दिया। कौन? शिव सागर में मौजूद मेरे आदमी का फ़ोन है। बलिया ने उसे घूरा। यह सोचना तुम्हारा काम है कि तुमने वहाँ का पता किसे बताया था। जगमोहन ने तुरंत सिर हिलाया और आगे बढ़कर बलिया से रिसीवर ले लिया। अगला दृश्य। हेलो। क्षण भर की रुकावट के पश्चात उसके कानों में आवाज़ पड़ी। जगमोहन, मैं सुरेन पाल बोल रहा हूँ। कहो, क्या खबर है? सौदा पटा? हाँ साला, 5 से 4 लाख पर आया। इससे कम नहीं हो रहा था। उसके पीछे वाले से मैं डंडे मारने थे, कमीना। जगमोहन ने गुस्से से कहा। दे दिए उसे? हाँ, तुमने तो कहा था सौदा जितने में पटे पटाना है। बोल बोल, काम की खबर है क्या? हाँ, दो खबरें, दोनों ही धड़ल्लेदार काम की।
सुनोगे तो सिर पीट लोगे। ऐसा क्या? जगमोहन की पकड़ रिसीवर पर सख्त हो गई। चंदानी के खास आदमी ने 4 लाख रुपये लेने के पश्चात 2 खबरें दी हैं। पहली तो ये कि चंदानी और लोटिया के बीच कोई नक्शे का चक्कर है। दोनों के पास आधा आधा नक्शा है और नक्शा पूरा हो जाने पर करोड़ों की दौलत तक पहुंचा जा सकता है। साले क्या बकवास कर रहा है? जगमोहन हड़बड़ा कर चीख पड़ा। जो कुछ मुझे उसने कहा वही तो बता रहा हूँ। जगमोहन की हथेली पर पसीना उभरा है। उसने रिसीवर दूसरे हाथ में पकड़ा। एक निगाह चंदानी पर डाली, फिर बोला, आगे? दूसरी बात भी बड़ी ज़ोरदार है। तेरे कह देने से ज़ोरदार थोड़े ना हो जाएगी। जल्दी मुंह फाड़। महंत को फ़ोन किया था। महंत को फ़ोन किया गया था। देवराज चौहान उसके बाप का अपहरण करना चाहता है। हाँ। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गईं। वो फ़ोन चंदानी ने अपने उसी आदमी से करवाया था जिससे सौदा पटा है। चंदानी जानता था कि लोटिया को देवराज चौहान जैसा इंसान ही उठाने में कामयाब हो सकता है, परंतु देवराज चौहान इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने चाल चली और फ़ोन करके महंत और देवराज चौहान के बीच दुश्मनी की नींव डाल दी, और उसी दुश्मनी के नतीजे में देवराज चौहान जयकिशन लोटिया को उठाने के लिए तैयार हो गया, और अब कामयाब भी। ओह, अब समझा। ये चक्कर है। चंदानी तुम लोगों के पास ही है? हाँ। उल्लू के भट्टे का ऐसा इंतज़ाम करो कि अपना अगला पिछला सब कुछ भूल जाए। अब तो करना ही पड़ेगा। तेरा काम खत्म, तू वापस जा। अच्छा। माल संभाल कर रखा है ना? चिंता मत करो, हिफाजत से है। तुम्हारे सारे पैसे मेरे पास अमानत है। ओके, कहने के पश्चात जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। किसका फ़ोन था? उसके रिसीवर रखते ही चंदानी ने पूछा। मेरे आदमी का। हमें कोई और काम मिल गया है। कहने के पश्चात देवराज चौहान को उसने इशारे से बुलाया और कोने में ले जाकर सब कुछ बता दिया। सुनते ही देवराज चौहान दरिंदा सा नज़र आने लगा। तो वो फ़ोन इस कुत्ते ने करवाया था। मेरे साथ में धोखेबाजी, मेरी पीठ पर वार, देवराज चौहान से धोखाधड़ी। देवराज चौहान घुर्रा उठा। मैं इस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े। यार तू तो एकदम नाराज़ हो जाता है। जगमोहन बेहद प्यार से कह उठा। चंदानी ने तुझे प्यार से मारा है, तू भी उसे प्यार से मार। याद नहीं सुरेंद्र पाल ने क्या बताया? 2 नक्शे हैं, एक ही नक्शे के 2 टुकड़े। एक चंदानी के पास, एक लोटिया के पास। मामला करोड़ों के खजाने का है। जैसे कि चंदानी ने प्यार मोहब्बत से तेरे से अपना काम निकलवाया, हम भी उसी प्रकार प्यार मोहब्बत से चंदानी से वह नक्शा ले लेते हैं। उसके बाद लोटिया से बात कर लेंगे। मुद्दत से कहीं बड़े खजाने को पाने के लिए तो लोटिया कब से बेताब होगा। देवराज चौहान हौले से कहर भरी हंसी हंसा। ये बात तो पहले ही मेरे दिमाग में आ गई थी, जब चंदानी की धोखाधड़ी के बारे में मैं तेरे मुंह से सुन रहा था। मुझसे धोखेबाजी करके अब चंदानी अपने मकसद में सफल नहीं हो सकेगा। और कुछ मत कहना उसे। उसे नक्शा हथिया कर उसके पीछे लात मार उसे दफ़ा कर देना। उसकी जान लेने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर ऐसा कुछ उसने हमारे साथ किया होता तो हम अवश्य उसकी जान ले लेते। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि करोड़ों के खजाने तक पहुंचने जैसा मंगल कार्य चंदानी की लाश से शुरू हो सके। ऐसे वक्त में तो कोई नारियल वगैरह फोड़ना चाहिए, ना कि खून बहाना चाहिए। अब जगमोहन की खोपड़ी से चंदानी से लिए लाखों निकल चुके थे, और वहाँ पर करोड़ों का खजाना घूम रहा था। उसे दौलत के अंबार के सपने आने लगे थे। देवराज चौहान पलटा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। सामान्य ढंग से बढ़ता हुआ वह उन सबके करीब जा पहुंचा। चंदानी लोटिया से कह रहा था। अगला दृश्य। 20 साल पहले हीरे जवाहरातों की जो प्रदर्शनी लूटी गई थी, मेरी मेहरबानी से वह लूट सफल हुई थी। वो मेरा ही प्लान, मेरी ही योजना थी। मैंने दोस्त होने के नाते तुम्हें अपने साथ लूट में शामिल कर लिया, जबकि योजना में तुम्हारी कोई खास आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल प्रदर्शनी की हमारी लूट सफल हुई और 22 करोड़ रुपए के मूल्य के हीरे जवाहरात हाथ लगे। अब जिनकी कीमत 3-4 गुना ज़्यादा ही होगी। वह 22 करोड़ 70-80 करोड़ बन चुका होगा। पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी। माल लेकर उस शहर से हमारा भाग निकलना कठिन हो चुका था। हमने घने जंगल में माल छुपाया और नक्शा बनाकर उसके 2 टुकड़े करके हम अलग हो गए कि 1-2 साल के पश्चात मिलने पर ज़मीन में दबा रखा माल निकाल कर बांट लेंगे। बिना नक्शे के भी माल को ढूंढा जा सकता था, जगमोहन बोला। नहीं, चंदानी ने सख्त स्वर में कहा। नक्शे के बिना माल तक नहीं पहुंचा जा सकता। जंगल मामूली नहीं है। पहाड़ी चट्टानों, खतरनाक पेड़ों और दलदलों से घिरा जंगल है। इंसान को जिंदा फाड़कर खा जाने वाले जानवर हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। उस वक्त हम जंगल में इतनी ज़्यादा गहराई तक पहुंच गए थे कि खुद भी इसका आभास न हो सका। माल दबाने के पश्चात वापसी पर जब हमने नक्शा बनाया तो हमें इस बात का पता चला। इस बीच हमें कई खतरनाक जानवरों से टक्कर लेनी पड़ी। कईयों को हमने मारा। हमारी भी जानें कई बार जाते जाते बची। एक बार तो यही लोटिया शेर के पंजों में जा फंसा था। तब मैंने ही अपनी जान पर खेलकर इसे बचाया था। जंगल से किसी प्रकार हम बाहर निकले और उसी समय नक्शे के 2 हिस्से में फाड़ कर बांट लिया था। अब बिना नक्शों के वहाँ पहुँचना संभव नहीं था।
जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। जिस घने जंगल में पेड़ों, पहाड़ी चट्टानों और खतरनाक जानवरों का साम्राज्य हो, वहाँ पर तो रास्ता तलाश कर लेना संभव ही नहीं था। अलग होने के पश्चात इसके दिलो दिमाग में बेईमानी का जहर भर चुका था। अपने आदमियों की सहायता से इसने किसी प्रकार मेरी तलाश करवाई और मुझे कैद कर लेना चाहा, ताकि मुझसे नक्शा हासिल करके खुद ही सारी लूट की दौलत का मालिक बन सके। और इसी भागा दौड़ी में इसके आदमी की गोली मुझे लगी और मैं काफ़ी ऊंचे पुल से नीचे जा गिरा। मुझे तैरना आता था, पानी के भीतर ही भीतर तैरता हुआ दूर निकल गया। इन लोगों ने मेरी बहुत तलाश की, लेकिन मेरे ना मिलने पर इसने समझा मैं मर गया। सूरज प्रकाश गोखले पानी में डूब गया, लेकिन मैं सबसे छिपकर इस पर निगाह रख रहा था। कोई अपना साथी धोखेबाजी पर उतर आए तो बहुत तकलीफ़ होती है न चंदानी, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चंदानी अपनी बात पर जोर देकर बोला। तभी तो मैंने सोच लिया था, एक दिन हीरे जवाहरातों की उस दौलत का मैं अकेला मालिक बनकर लोटिया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसे पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। मैंने अपना नाम बदलकर मेवाराम चंदानी रख लिया। दोस्त के नाम पर एक खोटा पैसा भी मेरे पास नहीं नहीं था। मैंने बहुत बुरे दिन देखे। लोटिया से टकराने के लिए मेरे पास दौलत का होना बहुत ही ज़रूरी था। किसी प्रकार काले सफ़ेद धंधों की ओट में मैंने अंधा पैसा बनाया। इस काम में मुझे 20 बरस लग गए। मैंने उसी शहर में पैर टिकाए जहाँ उसकी गतिविधियाँ थी। हमेशा इसी बात का ध्यान रखा कि जाने अनजाने में लोटिया मुझे देख ना सके। और आज मेरी कोशिशों का ही नतीजा है कि तू मेरे सामने मेरी दया पर जिंदा है। क्रोध से धधकते स्वर में कहते हुए चंदानी ने जेब से तय किए हुआ कागज़ निकाला और उसे खोलकर लोटिया के सामने फेंक दिया। मेरे पास मौजूद उस आधे नक्शे की ये डुप्लीकेट कॉपी है। तुझे याद दिलाने के लिए साथ लाया हूँ। अब एक ही हाल में तू बच सकता है कि नक्शे का बाकी आधा हिस्सा मेरे हवाले कर दे। मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तुझे मरने दूंगा ना जीने दूंगा। लोटिया होठ काटता हुआ आगे बढ़ा और नीचे पड़ा नक्शा उठा लिया। गोखले, जय किशन लोटिया के सर में ठहराव था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। भूल जा सब कुछ। हम दोनों फिर मिलकर चलते हैं। उन हीरे जवाहरातों को ढूंढकर शराफत से आधा आधा बांट लेंगे। कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। आधे आधे का वक्त 20 साल पहले छूट चुका है लोटिया, चंदानी गुर्राया। तेरे साथ मिलकर मैं कोई भी काम करने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। अपना बचाव चाहता है तो सामने फ़ोन रखा है। अपने बेटे महंत को फ़ोन कर, नक्शे का हिस्सा जहाँ भी रखा है उसे बोल कि लेकर यहाँ आए, वरना मैं तेरी वो हालत करूँगा कि अपनी मौत का जश्न तू अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन मरेगा फिर भी नहीं। क्या समझा? तभी जगमोहन आगे बढ़ा और लोटिया के हाथ से नक्शा ले लिया। इतनी सख्त बात मत बोल, लोटिया शांत स्वर में बोला। जो भी हो, आखिर मैं तेरा जीजा हूँ। तूने अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दिया था। बहन तेरा भांजा है, तू उसका मामा है। मेवाराम चंदानी जहरीली हंसी हंसा। यह सब बातें तो तब भी लागू होती थी जब तेरे आदमियों की गोली खाकर मैं नदी में जा गिरा था। तब भी तू मेरा जीजा था। चंदानी दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। लेकिन मैंने तुझे कभी भी अपना रिश्तेदार नहीं माना। हमेशा की तरह अपना दोस्त ही माना था। बीती बातों को ख़त्म ही समझो। वैसे भी मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे बीच सिर्फ दुनिया की रिश्तेदारी है। सीधी तरह बोल, बहन से कहकर नक्शा मंगवाता है या नहीं? जय किशन लोटिया कुछ ना बोला। चंदानी को खा जाने वाली निगाहों से देखता रहा। जगमोहन ने नक्शे से निगाहें हटाई और देवराज चांद से बोला, असली नक्शे की फ़ोटोकॉपी है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कहने के साथ ही जगमोहन ने नक्शे को तय किया और जेब में डाल लिया। देवराज चांद ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। अगले ही पल जगमोहन के हाथ में भी रिवॉल्वर थी। देखा देखी बूंदी बलिया के हाथ में भी रिवॉल्वर चमक उठी। चंदानी, तूने ठीक कहा था कि जब अपना ही साथी धोखेबाजी पर होता रहा है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जैसे कि कभी तुझे हुई थी या फिर जैसे अब मुझे हो रही है। स्वर में हद से ज़्यादा भयानकता का पुट था। वहाँ मौत का सा सन्नाटा छा गया। अगला दृश्य। मेवाराम चंदानी हक्का बक्का। देवराज चौहान का ये रूप देखकर उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कुछ भी समझ में ना आया। चंदानी के पास खड़े दोनों व्यक्तियों ने रिवॉल्वरें निकालकर उन पर तान दी। पल भर में सारा वातावरण दहशत से भर उठा था। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? कई पलों के पश्चात चंदानी के होंठों से निकला, समझ जाओगे। देवराज चांद पूर्वर लहजे में बोला, अपने आदमियों से कहो हाथ में पकड़ी रिवॉल्वरें हमारी तरफ फेंक दें और शराफत से खड़े रहें। फेंक दो। असमंजसता में घिरे चंदानी ने अपने आदमियों से कहा। अगले ही पल रिवॉल्वरें उनके पास आ गिरी। चंदानी, देवराज चांद होठ भींच कर क्या उठा। तू मेरे पास ऑफर लेकर आया था कि मैं लोटिया का अपहरण करूं। मैंने इनकार कर दिया। फिर तूने क्या किया? क्या किया? तूने महंत को फ़ोन करके कहा कि मैं उसके बाप को उठाना चाहता हूँ। उसी फ़ोन के कारण मेरे और महंत के बीच दुश्मनी पैदा हुई। पूछने पर तूने कहा कि तूने इस
तुझे इस फ़ोन के बारे में कुछ नहीं मालूम, और ये फ़ोन इसलिए किया गया कि मेरे और मैन के बीच दुश्मनी पैदा हो जाए, ताकि क्रोध में आकर मैं लोटिया को उठाने का जिम्मा अपने सिर ले लूँ। और ऐसा हुआ भी। तेरी चाल सफल रही। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर वहशी स्वर में कहे जा रहा था। लेकिन तूने ये ना सोचा कि कभी फ़ोन वाली बात खुल भी सकती है। जानते हुए भी मुझे धोखेबाजों से नफरत है। तूने धोखेबाजी की, तभी तो मैंने तुम्हारा ही वाक्य दोहराया कि अपना ही साथी धोखेबाजी पर उतर आए तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। मेवाराम चंदानी के होंठों से कोई बोल न फूटा। चेहरे पर पीलापन उभर आया। धोखेबाजी का जवाब मैं धोखेबाजी से दे रहा हूँ। शुक्र मना कि तूने किसी मौके पर मेरी जान लेने की नहीं सोची, वरना अब तक तुम मरा पड़ा होता। क्या मतलब? चंदानी का गला सूखने लगा। एक धोखेबाजी तूने की, एक मैं कर रहा हूँ। नक्शा हमारे पास है, चाहे वो फ़ोटो कॉपी ही क्यों ना हो। यानी कि नक्शे का दूसरा हिस्सा हमारे पास मुकम्मल है। तुझे उन लूट के हीरे जवाहरातों में से कुछ नहीं हासिल होगा। उसका एक हिस्सेदार मैं बनूंगा और दूसरा लोटिया। मेवाराम चंदानी होठों से दबी दबी चीख निकल गई। नहीं, नहीं के बच्चे चुप कर। जगमोहन ने दांत पीच कर कहा। साले, हमने तुझे इज्जत बख्शी और तूने हमसे चालबाजी खेली, धोखा देकर हमसे काम लिया। अब इसका खामियाजा तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। मैं तो लुट जाऊंगा। चंदानी गला फाड़ कर क्या उठा। ये क्या कह रहे हो, कर रहे हो तुम लोग? ऐसा मत करो। मेरी 20 सालों की मेहनत भाड़ में गई, तेरी 20 साल की मेहनत। जगमोहन ने पूर्वत लहजे में उसकी बात काटी। हमसे धोखेबाजी का अंजाम बहुत ही भयानक होता है। तू तो अभी सस्ते में छूट रहा है। सस्ते में? चंदानी की आवाज़ कांप रही थी। वह हीरे जवाहरात तो मेरे जीवन का सपना था। वो हाथ ना लगे तो सस्ताई की बात कहाँ से आ गई? बेटे, सस्ताई की बात यहाँ लागू होती है कि हम तेरी जान नहीं ले रहे। देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। अगर तेरी जान ही ले लें तो तेरी कहानी समाप्त हो जाएगी। समझा? हम इस सस्ताई की बात कर रहे हैं। मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ना करो देवराज चौहान। मेरा धोखा इतना बड़ा नहीं था कि धोखा धोखा होता है, बड़े छोटे की बात नहीं होती। जयकिशन लोटिया और पाल खन्ना दिलचस्प निगाहों से एकाएक बदले माहौल को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न कर रहे थे। एक काम करो। मेवाराम चंदानी का सर थरथरा रहा था। लोटिया से हम नक्शा वसूल करके जंगल में दबे हीरे जवाहरात तलाश करके आधे आधे बांट लेंगे। इससे तुम्हारा भी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, और धोखेबाजों से हम किसी तरह का सौदा पसंद नहीं करते। देवराज चौहान के सख्त स्वर में शुष्कता भरी पड़ी थी। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। हीरे जवाहरातों को तलाश करने के पश्चात उसे आधा आधा बांटा जाएगा, और उसका आधा हिस्सेदार तुम नहीं लोटिया होगा। लेकिन चुप। जगमोहन दहाड़ा। अकलमंदी से काम ले और यहाँ से खिसक ले। अगर हमारा प्रोग्राम बदल गया तो तेरी मुड़ी तुड़ी मुंडी नीचे गिर पड़ी होगी। मेवाराम चंदानी अपनी जगह से नहीं हिला। रो देने वाले अंदाज में देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर उसकी थोड़ी से सटा दी। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। आज के बाद फिर कभी देवराज चौहान से धोखेबाजी मत करना। देवराज चौहान को धोखेबाजी से नफरत है। सब जानते हैं, मुझे जानने वाले, और आज तू भी इस बात को अच्छी तरह जान ले। मुंह बंद, कोई आवाज़ नहीं। चुपचाप आगे बढ़ और दरवाजे से बाहर निकल जा। पीछे मुड़कर भी मत देखना। सब बात भूल जा। जितनी जल्दी हो सके असम से चले जाना। इन बातों में से तूने एक बात से भी इनकार किया तो मेरे रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे थोबड़े में धसी होंगी। देवराज चांद के वहशी सर में इस कदर दरिंदगी कूट कूट कर भरी पड़ी थी कि जगमोहन तक के बदन में ठंडी लहर दौड़ती चली गई। रुक मत, उठ जा अपने भाड़े के टट्टुओं को लेकर। चंदानी ने हालातों की नाजुकता और देवराज चौहान के सर में छिपे भयानक भावों को पहचाना। उसे लगा देवराज चौहान उसे वास्तव में मार देगा। फिलहाल उसने खामोशी से निकल जाना ही बेहतर समझा और अपने दोनों साथियों के साथ मरे थके टूटे अंदाज में बाहर निकल गया। उसके दिलो दिमाग में खूनी ज्वालामुखी दधक रहा था। मन ही मन उसने कसम ली कि करोड़ों के हीरे जवाहरात हासिल करके ही रहेगा। देवराज चौहान जय किशन लोटिया की तरफ पलटा। अगला दृश्य। तुम्हारी मेरी दुश्मनी की बुनियाद मेवाराम चंदानी रखी थी, ये तो तुम्हें मालूम हो ही गया होगा। देवराज चौहान ने कहा। बहरहाल, अब तुम अब कहीं भी जाने को आज़ाद हो। अगर मुझे चंदानी की धोखेबाजी के बारे में पहले से ही मालूम होता तो तुम्हें कभी यहाँ ना लाता। लोटिया ने पाल खन्ना को देखा, फिर देवराज चौहान से बोला। हम जा सकते हैं? हाँ। हाँ। और वो नक्शा जो तुम्हारे साथी की जेब में है, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। देवराज चौहान मुस्कुराया। जानता हूँ। लोटिया भी मुस्कुराया। इसका आधा हिस्सा मेरे पास है। जानता हूँ। देवराज चौहान मुस्कुरा रहा था। जो भी कहना चाहते हो कह डालो। 70-80 करोड़ का मामला है। आधा आधा हो जाए। हो जाए। हम तो बिल्कुल तैयार हैं, जगमोहन जल्दी से बोला। कोई हेरा फेरी नहीं होगी। माल शराफत से आधा आधा होगा। देवराज चौहान ने कहा। बिल्कुल होगा। धोखेबाजी की कतई कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, बाकी बातें बाद में। पहले हमें तुरंत ये जगह छोड़ देनी चाहिए। चंदानी यहाँ के बारे में जानता है। वो कोई गड़बड़ भी कर सकता है। क्रोध में वो पुलिस को हमारे बारे में खबर कर सकता है।
उससे अब किसी भी हरकत की आशा की जा सकती है। देवराज चौहान बोला। मैं भी यही कहने वाला था। लोटिया ने सहमति से सिर हिला दिया। देवराज चौहान बूंदी बलिया की तरफ पलटा। बलिया, हम ये जगह ही नहीं, असम से भी बाहर निकल जाना चाहते हैं। समझ गया, सब कुछ समझ गया। बलिया ने फ़ौरन गर्दन हिलाई। असम से तो मैं आपको सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा, लेकिन लेकिन मेरा मीटर बंद हो चुका है। मैंने जो पैसे लिए थे वो सिर्फ यहीं तक काम करने के लिए थे, और अब तो आप लोग करोड़ों का हाथ मारने जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं तो तालाब में से एक बूंद का दावेदार तो बनता ही हूँ। ठीक है, तुम हमारे साथ रहोगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। माल मिलने पर तुम्हें थोड़ा बहुत दे दिया जाएगा। बस बस, मुझे थोड़ा बहुत ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। बलिया ने खुशी भरे स्वर में कहा। तो अब चलें यहाँ से, ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अभी कई दिलचस्प बातों का जवाब मिलना बाकी है, जैसे कि लोटिया के एकाएक अंडरवर्ल्ड से गायब हो जाने पर अंडरवर्ल्ड में क्या है फेर बदल गई। सुजान सिंह अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनकर अपनी दिली हसरत पूरी कर सका। जब महंत को मालूम हुआ कि उसके पिता का अपहरण देवराज चौहान ने किया तो उसने क्या किया। बूंदी बली और भीमराव के बीच कैसे संबंध थे। जगमोहन ने इकट्ठी कर रखी दौलत सुरेंद्र पाल के पास रख छोड़ी थी। क्या सुरेंद्र पाल उस दौलत की हिफाजत कर सका। और चंद अहम सवाल ये हैं कि मेवाराम चंदानी इस बात के प्रति दृढ़ था कि वह करोड़ों के हीरे जवाहरात हासिल करके रहेगा। क्या वह अपनी इस इच्छा को पूरी कर सका तो किन खतरनाक हालातों से गुजर कर सका, और इस काम के लिए उसने किसका साथ हासिल किया। देवराज चौहान, जगमोहन, अवतार सिंह, सुधीर शर्मा, बूंदी बलिया, जयकिशन लोटिया और पाल खन्ना का काफिला क्या हीरे जवाहरात हासिल कर सका। केंद्रीय खुफिया विभाग का खतरनाक जासूस बीएम जप्पी, जिसने कि हाईजैकिंग के समय देवराज चौहान को 2 बार सिगरेट पिलाई थी, जो अक्सर अपना मोटा सा कंगा निकाल कर सिर के पिछली तरफ के बालों की पट्टी पर फेरने लगता था, जो कि इस हाईजैकिंग का आंखों देखा गवाह था, उसने क्या किया। क्या वह अपनी आदत के मुताबिक देवराज चौहान को ढूंढने निकल पड़ा कि नहीं। अगर निकला तो क्या हुआ। इन सब बातों का जवाब आपको आगामी उपन्यास दौलत मेरी दुश्मन में मिलेगा। आपके पसंदीदा पात्र देवराज चौहान का खूनी कारनामा दौलत मेरी दुश्मन में पढ़ने को मिलेगा। मुझे विस्की वगैरह तो दे दो। काफ़ी देर से सोफे पर अधलेटा सा बैठा सुधीर शर्मा बोला। बिना पिलाए मेरी जान ही लोगे क्या। देवराज चौहान ने गहरी जहरी सांस लेकर कहा। बलिया को देखा। यहाँ रखी ये बोतल। हाँ, सिर्फ एक पड़ी है तो लाओ ना। पड़ी पड़ी क्या कर रही है, सुधीर शर्मा मुंह बनाकर बोला। तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ा हत्यारा नॉवेल को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग दौलत मेरी दुश्मन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।